ऐसे 210 को फटाफट रिवाइज करवाओ बेटा। 2 पार्ट थे सर, या तो इनिशियल या रेकरिंग। रेकरिंग होता है बेटा बार बार, कई साल की ऑडिट जब इकट्ठी मिल जाती है। इनिशियल में ये सोचना पड़ता है एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। रेकरिंग में सोचना पड़ता है कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू करें। इनिशियल के अंदर सबसे पहले प्री कंडीशन चेक करी जाती है सर। प्री कंडीशन सर 3 होती हैं। क्या मैनेजमेंट ने एफआरएफ को फॉलो किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का काम और कंट्रोल लगाने का काम मैनेजमेंट का है, वो हमें देंगे एक्सेस। एक्सेस किस चीज का सर? 2 चीजों का, पर्सन का भी और इंफॉर्मेशन का भी। अगर सर वो इस पे हाँ करते हैं यस, तो हम भी कर देंगे यस, अदरवाइज हम कर देंगे रिजेक्ट। जैसे ही सर प्री कंडीशन पूरी हो जाती है तुरंत लेटर तैयार होता है। सर लेटर में फिर क्या तैयार होगा? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की पावर एंड ड्यूटी, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। जो चीज पब्लिकली लिख रखी है, जो चीज पब्लिकली फेमस है, उस चीज को अलग से लेटर में रिकॉर्ड करने का कोई फायदा नहीं होता है। एक बात, रेकरिंग ऑडिट, जहां ऑडिट पहले आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो आगे ये सोचना पड़ता है कंटिन्यू करें डिसकंटिन्यू करें। कंटिन्यू डिसकंटिन्यू नौबत क्यों आती है? वो बंदे स्टार्टिंग में यस करके बाद में हमें चेंज करने का हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं, चेंज करने का दबाव बनाते हैं। कहते हैं चेंज इन टर्म्स में चेंज करो। हम चेंज एवं थोड़ी ना कर देंगे सर। हम सबसे पूछेंगे रीजन बताओ भाई, क्यों चेंज करवा रहे हो? या तो इनका रीजन सर जेन्युइन होगा, या वो फालतू की बात कर रहे होंगे। सर उनका रीजन अगर जेन्युइन है तो हम भी चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो फालतू में हमसे बहस करेंगे तो हम चेंज नहीं करेंगे। अगर तुम चेंज नहीं करोगे तो फिर मामला डेडलॉक का आ जाएगा। वो ओरिजिनल पे काम वो नहीं करने दे रहे, ओरिजिनल पे काम वो नहीं करने दे रहे, और नए पे काम तुम नहीं कर रहे। इस केस में तो ही बातें बनेंगी, या तो तुम बेटा वहां रिपोर्ट बना के रिपोर्ट को मॉडिफाइड कर दोगे, या वहां से चुपचाप विड्रॉ कर जाओगे। सर किस केस में नया लेटर जारी होता है? बेटा जब सीनियर मैनेजमेंट के अंदर चेंज आ जाए, सीनियर लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर चेंज आ जाए, कंपनी के अंदर कोई नया अमेलगामेशन या कोई नई अमेंडमेंट आ जाए, पुराने वाला लेटर मिसअंडरस्टैंड करके बनाता है इस वजह से, तो इन तमाम केसेस में एक नया एंगेजमेंट लेटर जारी हो जाता है। नया एंगेजमेंट लेटर जारी हो जाता है। ये मैंने पूरा ऐसे को रिवाइज कराया, ऐसे 210, 2 मिनट पूरी लगी नहीं। सेकंड टाइम में ही 2 मिनट में आ गया है, तो थर्ड टाइम जब तुम रिवाइज करोगे तो ऐसे एक मिनट का भी रह जाएगा मात्र। क्या सभी बच्चों को ऐसे 210 क्लियर है? ये सर नो पक्का? बहुत बढ़िया। चलिए बेटा चलते हैं आगे। सर एक बार बुक से दिखाना क्या मामला चल रहा है। आज आपको आपकी बुक में बेटा, आज आपको आपकी बुक में सबसे पीछे से स्टार्ट करना है। देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैंने लास्ट निकाल लिया पेज। लास्ट पेज पे है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे 210। चलिए फटाफट मैं इसको मैच कराऊंगा, क्योंकि मैं सारा समझा चुका हूं, तो आप फास्ट रिवाइज करना मेरे साथ साथ, स्पीड बढ़ाना, इंटेलिजेंस ही दिखाना। सर कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अगर होगा तो हम हाँ करेंगे, अदरवाइज ना करेंगे। प्री कंडीशंस क्या क्या होती हैं बताओ बेटा? 1 होती है, 3 होती हैं? हाँ जी। फाइनेंशियल सॉरी, मैनेजमेंट ने एफआरएफ को फॉलो कर रखा है, एक बात। दूसरा, मैनेजमेंट इस बात पे हाँ करती है, एक्नॉलेज करती है, हाँ भरती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना हमारा काम, इंटरनल कंट्रोल को लगाना हमारा काम। तीसरी बात, तुम हमें दोगे क्या? सारी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन और पर्सन का भी एक्सेस। क्या सारी प्री कंडीशन में याद करा चुका? हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या वो तुम्हारे स्कोप पे, तुम्हारे तुम शेयर हो खुले, क्या तुम्हारे ऊपर लिमिटेशन लगा सकते हैं? और जब भी वो कोई लिमिटेशन लगाएंगे तुम तो एवं ही यहां भर दोगे, उसका कारण देखोगे। द ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट सच लिमिटेड एंगेजमेंट। कोई भी हमारे ऊपर लिमिटेशन लगाएगा हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सर अगर आप एक्सेप्ट कर चुके हो पहले, तो फिर बाद में आप क्या करोगे? अगर रेकरिंग ऑडिट का केस होता और पहले हाँ भर चुके होते, तो बाद में क्या देखना होता है? कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। चलिए बेटा, एक क्यू तो बेटा मार्क करना है, यहां प्री कंडीशन पेपर में आ सकती है, क्यू मार्क कर लो इस पे, एक क्वेश्चन बेटा ये। दूसरा क्यू मार्क कर लो यहां,
अगर प्री कंडीशन यस होगी तो एक एंगेजमेंट लेटर बनता है, एंगेजमेंट लेटर बनता है तो उसकी टर्म्स पेपर में आ सकती है, उसमें क्या क्या लिखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा स्कोप, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफआरएफ की फॉलो और हमारी रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट कैसा होगा। सर ये नीचे क्या बता रखा है, अगर कोई चीज पब्लिकली प्रेस्क्राइब कर रखी है तो नीड नॉट उसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहां है बेटा, एक मैंने अलग से क्वेश्चन याद कराया था, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवाया था। कब एक नया लेटर जारी हो जाता है, कब एक नया लेटर जारी हो जाता है, कोई नई टर्म्स अगर आपको लेके आनी हो, सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हो जाए, मालिक चेंज हो जाता है, कंपनी का बिजनेस चेंज हो जाता है, लॉ के अंदर चेंज आ जाता है, कंपनी के अंदर अमेंडमेंट हो जाता है, या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंज हो जाता है, सभी के अंदर चेंज है, चेंज 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 चेंज, नया लेटर जारी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, प्री कंडीशंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन, एंगेजमेंट टर्म्स क्या होती हैं। तीसरा क्वेश्चन, नया लेटर जारी कब होता है। चौथा, अगर आपने चेंज टर्म पे हाँ भरनी है तो एम ही भरनी है, या चेंज करने पे हाँ भरने से पहले उनसे जस्टिफिकेशन मांगनी है। बताइएगा जी आप चेंज क्यों कह रहे हैं। अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं मालिक चेंज कर दो, हम ऐसे चेंज नहीं करेंगे, हम उसका रीजनेबल कारण पता करेंगे। कारण पता करने के बाद हम देखेंगे क्या, या तो जेन्युइन है या नहीं है। जेन्युइन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, या तो वहां से विड्रॉ कर जाएंगे, या उस सर्कमस्टांसेस में रिपोर्ट बना के टीसीडब्ल्यूजी को और मालिक को इन्फॉर्म करके वहां से छुट्टी कर देंगे, मतलब रिपोर्ट बना देंगे। यहाँ क्वेश्चन आ गए, ऐसे खत्म हो गया बेटा। ये तरीका है, चाहे सी फाइनल हो, चाहे सी इंटर हो, कोई भी ऐसे पकड़ा करो, उसका नाम समझो, कीवर्ड्स डिफाइन करो। जैसे मैंने चार्ट वे में एक पेज पे सारा समझाया, उसको ऐसे याद करो, ऐसे 210 फिनिश। किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछो फटाफट 210 में। पक्का। तो 210 कल कंप्लीट अच्छे तरीके से, किसी भी बहाने से नहीं होना चाहिए, याद होना चाहिए बेटा। पूरा ऐसे हमने कर लिया। पीछे चलो, क्या मैं ऐसे 200 करवा चुका, क्या मैं ऐसे 200 करवा चुका है जी। अब फटाफट मेरे साथ साथ चलते जाना और थोड़ा सा इंटेलिजेंस शो करना। एक टॉपिक है, उससे पीछे आ गए बेटा। मैम टॉपिक है ऑडिटर बेटा डिपेंडेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट। जवाब देते जाना, जो मैं पूछूंगा वही आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में। डिपेंडेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट। चलो भाई आपने कहा डिपेंडेंट होना, सॉरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब जो पेपर में मेंशन करना है एग्जैक्टली उसको सुन लो, ताकि फिर फालतू का आपको याद ना करना पड़े। पहली लाइन पेपर में मेंशन करनी, इंडिपेंडेंस को कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा पूरे लॉ के अंदर। ओके, आईसीआई ने ये कहा है, आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इंडिपेंडेंस की एक डेफिनेशन दी बेटा। वो डेफिनेशन आपको डिट्टो याद करनी है, उसमें मैं इफ और बट का भी अंतर नहीं चाहता, वो आपको डिट्टो याद करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम में पूरे नंबर लेने तो। इंडिपेंडेंट का मतलब है जजमेंट ऑफ ए पर्सन, किसी बंदे की बात, किसी बंदे की सोच इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर। दूसरे की वजह से, मेरे को जो बोलना है मैं बोलूंगा, मेरे को कोई दिख गया उसके डर से मैंने अपनी बात चेंज कर दी। जो दूसरों के डर से, दूसरों के प्रभाव से अपनी बात चेंज कर देता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। खुला शेर वो होता है जो दिल में आएगा बोलेगा, जो दूसरों से सबॉर्डिनेट होकर नहीं चलता, जो दूसरों की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, जो अपनी बात रखता है, उसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है। फिर सुन लो इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन। इंडिपेंडेंट इंप्लाई द जजमेंट ऑफ ए पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट। किसी बंदे के सोच विचार किसी दूसरे, इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस, किसी दूसरे की इच्छा पर आधारित नहीं होने चाहिए, और ना दूसरे की डायरेक्शन पे बेस्ड होने चाहिए। नॉट सबॉर्डिनेट टू द डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट। फटाफट बोलो क्या है। हाँ जी, हाँ। क्लास में किसी को याद हुई तो बताओ भाई। द जजमेंट ऑफ ए पर्सन नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। यार इतनी सरल हिंदी है, ये क्यों याद नहीं हो रही, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इंडिपेंडेंट बेटा अपने आप को म्यूट कर लें एक बार, कोई बच्चा म्यूट है उसकी डिस्टर्ब कर रहा है।
इंडिपेंडेंट इम्प्लाई दैट जजमेंट ऑफ ए पर्सन, किसी बंदे की सोच इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। फिर बोलो। और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। बंदा, अब नेक्स्ट में ये कुछ याद नहीं करना, ये पहली लाइन यूं की यूं रट लेना। बंदा सिर्फ कपड़ों से ही इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए, वास्तव में भी होना चाहिए? मेरा सवाल आपसे है, बंदा सिर्फ इंडिपेंडेंट दिखना चाहिए कागजों में, या इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर मस्ट नॉट ओनली एग्जिस्ट इन फैक्ट, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बट शुड ऑल्सो अपीयर, ये दिखना भी चाहिए कि बंदा वास्तव में क्या है, इंडिपेंडेंट है। पहली 2 लाइन और ये 3 लाइन इंडिपेंडेंट का टॉपिक आई, यूं क्यों लिख देना, 1 नंबर नहीं कटेगा। आगे, हम क्यों इंडिपेंडेंट नहीं रहते? अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, हम आजाद शेर हैं तो ये घोटाले क्यों होते हैं, घपले क्यों होते हैं, हम क्यों अच्छी रिपोर्ट नहीं बनाते? क्या कारण है? इनको बोला जाता है थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। हमारी आजादी को कौन से खतरे होते हैं? 5 खतरे बेटा, 1, 2, 3, 4 और 5। मोस्टली सारे थ्रेट्स बेटा इकट्ठे आते हैं। आपको मैंने समझा रखा, 6 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता, मोस्टली 4 ही नंबर में आते हैं। आएगा क्वेश्चन कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस एंड डिफाइन द थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस। तो ये 4 नंबर में ये 5 हेडिंग और एक लाइन, 5 हेडिंग एक लाइन उठा लेना, आपका नंबर नहीं कटेगा। पहले थ्रेट्स की हेडिंग देखो, पहले क्वेश्चन बताओ क्या है। मैंने आपको हमेशा समझाया, क्वेश्चन समझ में आएगा तो ऑडिट समझ में आएगी। क्वेश्चन क्या है? हमारी आजादी को लेके खतरा क्यों है, ऐसा क्या कारण होते हैं कि हम आजाद नहीं रह पाते? ऐसे क्या कारण है भाई? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंटरेस्ट। अगर उस कंपनी में बेटा हमारा खुद का इंटरेस्ट है तो क्या हम उस कंपनी की रिपोर्ट गलत बना सकते हैं? उस कंपनी के मालिक के साथ हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उस कंपनी से हमने मोटा लोन ले रखा है, उस कंपनी में हमारी बहुत भारी फीस अटकी हुई है, उस कंपनी के साथ हमारा क्लोज बिजनेस रिलेशन है, मेरा भाई सारा माल वहीं सप्लाई करता है, उस कंपनी ने मेरे को बहुत सारा काम दिया है, जो कंपनी मेरा घर चलाती है, जिस कंपनी से मेरे को पैसा आता है, क्या मैं उसी कंपनी के बारे में गलत रिपोर्ट दे सकता हूँ? ये सर नो? ये है बेटा सेल्फ इंटरेस्ट, जहां मेरा इंटरेस्ट आता है, जहां मेरा इंटरेस्ट होता है वहां हम गलत नहीं बोलते। दूसरा, अगर मेरे से ही अकाउंट बनवाओगे और मेरे से ही ऑडिट करवाओगे तो क्या कभी मैं अपने अकाउंट्स में गड़बड़ निकालूंगा? इसको बोलते हैं बेटा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तीसरा, अगर किसी बंदे की मैंने एडवोकेसी कर रखी है, एडवोकेसी समझते हैं, किसी बंदे को मैंने प्रेजेंट कर रखा किसी कोर्ट के अंदर, किसी प्रोस्पेक्टस के अंदर, किसी प्रोस्पेक्टस में मैंने किसी कंपनी के बारे में ये लिख रखा है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इस कंपनी के शेयर खरीद लेने चाहिए, किसी प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट मैंने दे रखी है, क्या उसी कंपनी की रिपोर्ट मैं गलत बना सकता हूं? बोलो, बोलो। चौथी बात है बेटा फैमिलियरिटी थ्रेट। उस कंपनी के अंदर मेरा कोई क्लोज रिलेटिव काम करता है, मेरा भाई पहले वहीं जॉब करता था, उस कंपनी के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, हमारे दादा परदादा के टाइम की वो कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अगर हमारी फैमिली के बंदे वहां काम करते हैं, क्या हम उसी कंपनी की रिपोर्ट गलत बना सकते हैं? ये वो कारण है, ये वो कारण है जो हमें रोकते हैं कि गलत रिपोर्ट नहीं बनानी, पैसे लेके अच्छी बना दो। पांचवा, पांचवा इंटीमीडिएशन थ्रेट। जैसे बेटा मैं वेद सोनी किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा था, मेरे को वहां पे गड़बड़ दिखी, मैंने रिपोर्ट बनानी स्टार्ट करी, कंपनी तो वहां गंदी कंपनी है, तो वो मैनेजर था, उसने कहा जी रिपोर्ट में गंदा मत बोले। मैंने कहा क्यों, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। कहता विधि पठानिया स्कूल में पढ़ती है। मैंने कहा जी पढ़ती है। कहते कल नहीं दिखेगी, कल नहीं दिखेगी, इतना बोलना काफी है बेटे। ये इंटिमिडेशन, धमकी, अगर किसी ऑडिटर को धमकी दे दी जाती है कि कल को तेरा परिवार का वजूद नहीं मिलेगा, कल से तू दिखाई नहीं देगा, तो क्या वो फिर भी सही गलत रिपोर्ट बनाता है क्या? कागजी बातें हैं जो लोग कहते हैं हाँ हाँ मैं फिर भी सही रिपोर्ट, 1 मिनट में सुसु निकल जाता है और चुपचाप क्या बोलेगा, जी सर जैसी आप कहेंगे ना वैसी ही रिपोर्ट बना देंगे, कोई इश्यू नहीं, ओवर।
तो 5 टाइप के थ्रेट हैं जो हमें सही काम करने से मना कर देते हैं। फटाफट उन थ्रेट का एक बार मोटा मोटा नाम बताओ क्या है, जल्दी जल्दी। पहला क्या है बेटा? जहां हमारा इंटरेस्ट गड़बड़ होता है, हमारे को जहां फायदा होता दिखता है, वहां हम अपना नुकसान क्यों करें? सेल्फ इंटरेस्ट। मेरे से काम करा कि मेरे से रिव्यू, उसको बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जिसकी मैंने एडवोकेसी वकालत कर रखी है, जिसको मैंने अच्छा बता रखा है, किसी प्रोस्पेक्टस के अंदर, किसी कोर्ट के अंदर, किसी कचहरी के अंदर, उसको आप गलत कैसे बताऊं? चौथा, अगर मेरी परिवार का वाले बंदे वहां बैठे हैं, फैमिली वाले बंदे बैठे हैं, तो फिर मैं उसको गलत कैसे बताऊं? और पांचवा सबसे लास्ट क्या था? जल्दी जल्दी बोलो, लास्ट क्या था? इंटिमिडेशन थ्रेट, धमकी, धमकी भरना। ओके जी, ये काम हो गया बेटा आपका ओवर। अब जल्दी जल्दी एक बार मेरे को डेफिनेशन बताओ, इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन क्या है? हम्म। ओवर ओवर। ये टॉपिक था बेटे आपका इंडिपेंडेंस का। सेफ गार्ड पे लिखो होमवर्क। हमें अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? एक क्वेश्चन ये है, क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्यों। जब ये ऑडिट हमारा सिलेबस खत्म होगा तो आपको बुक्स में कई जगह क्यों दिखाई देंगे। गारंटी उन क्यों को कर जाना, क्यों को रट के चले जाना, आपका पेपर पास हो जाएगा। क्यों, थ्रेट्स के ऊपर क्यों, इंडिपेंडेंस क्या होती है और उसकी 3 लाइन कौन सी आपको पेपर में लिखनी है, उसके ऊपर क्यों। क्या इंडिपेंडेंस का टॉपिक खत्म हो गया? ऐसे 220 पे पेंडिंग लिखना, थर्ड चैप्टर होने के बाद करवाना पड़ेगा बेटे, उसके साथ लिंकेज है इसका पेंडिंग। ऐसे 220 पे पेंडिंग लिख दो, इससे जस्ट पहले ऐसे 220 है, ये थर्ड चैप्टर होने के बाद होगा। इससे पीछे आओ जल्दी जल्दी। इससे पीछे 2 ही क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन है ऑडिटर की क्वालिटी बताओ। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर में आने लायक है नहीं बेटे, ऑडिटर की क्या क्वालिटी होती है, ये कौन देता है इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बेटा नवंबर 4 में एक बार आ गया। नवंबर 4 2004 में 4 मार्क्स का आ गया कि ऑडिटर की क्वालिटी बताओ। यार यार ये कोई क्वेश्चन है? तो क्वालिटी कैसी कैसी है बेटा? एक तो टेक्निकली वो स्ट्रांग होना चाहिए, एक पर्सनल वो अच्छे लेवल का होना चाहिए। सर टेक्निकली उसको अकाउंट भी आता हो, उसको ऑडिट भी आता हो, उसको डायरेक्ट टैक्स भी आता हो, उसको इनडायरेक्ट टैक्स भी आता हो, उसको लॉ भी आता हो, उसको पार्टनरशिप भी आता हो, उसको कॉर्पोरेट लॉ भी आता हो। सर पर्सनल में क्या आएगा? इंटेलिजेंट हो, इंटीग्रिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, घर की बात बाहर ना बताए, कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी हो, साफ सुथरा रहे, रिलायबल बंदा हो, ट्रस्टेड बंदा हो, रिश्वत ना ले, एटसेट्रा एटसेट्रा, एथिकली काम करे, टैक्टफुल काम करे। अगर पेपर में क्वालिटी का क्वेश्चन आ जाए तो बेटा टाइम लगाना पड़ेगा क्या इसे याद करने में? जल्दी बताना एक बार। क्वालिटी ओवर, क्वालिटी का टॉपिक ओवर। अब आओ क्यों लिखो स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट क्या होता है। जब ये स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट अगर मैं आपको समझा दूंगा तो फिर हमारा ASB का एक टॉपिक रह जाएगा। लास्ट में मैंने ये तो सारा मैंने करवा ही दिया था बिहेवियर साइंस वगैरह की। इट मींस इसमें अंदर अब 2 टॉपिक रह गए आपके। इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक रिमेनिंग रह गए। एक ऐसे 220 उसको पेंडिंग नहीं कह सकते, वो थर्ड चैप्टर के साथ होगा एक बात। अब इसमें 2 टॉपिक पेंडिंग है। एक IAASB क्या होता है और AASB क्या होता है, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं। और एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट क्या होता है। स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट क्या होता है, ये मुझे कराना है एक क्वेश्चन। ये 2-3 क्वेश्चन करवाते ही ये चैप्टर हो जाएगा डन, ये चैप्टर हो जाएगा डन। टाइम देख के बताओ मीटिंग का कितना है एक बार। है जी 3 मिनट। और ओवरऑल कितना टाइम रहता है 10 बजने में? अच्छा 20 कह रहे थे तुम, मीटिंग में 20 मिनट रहते हैं ना अभी। मीटिंग में 20 मिनट बचे हुए ना, ओके। अब बुक की बजाय पहले एक बार यहां से सुन लो, फिर मैच करने में आसानी हो जाएगी कि मामला क्या है। पेपर में आ सकता है बेटा स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट में फर्क बताओ। एक जगह लिख लो स्टेटमेंट,
एक जगह लिख लो गाइडेंस नोट। जो स्टेटमेंट आती है, जो भी आईसी, बेटा इनको जारी कौन करता है? आईसीआई अथॉरिटी जारी करने वाली। जैसे टैक्स के अंदर सर्कुलर जारी होते हैं, ऐसे आईसीआई टाइम टाइम स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट जारी करता है। तो जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम है आईसीएआई। जारी की जाती है स्टेटमेंट और की जाती है गाइडेंस नोट। ओके सर। स्टेटमेंट के नीचे आपको पेपर में लिखना है मैंडेटरी इन नेचर, मैंडेटरी इन नेचर। इनको फॉलो करवाना और करना जरूरी है, करवाना भी और करना भी। ये मैंने करवाना और करना क्यों बोला ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन तुम ये वर्ड याद कर लो, मैंडेटरी इन नेचर होती है। गाइडेंस नोट के नीचे आप लिखेंगे रिकमेंडेटरी इन नेचर, रिकमेंडेटरी इन नेचर। गाइडेंस नोट्स रिकमेंडेटरी नेचर होते हैं, मतलब ऑप्शनल होते हैं। अब स्टेटमेंट जो है वो दो टाइप की होती हैं। एक स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट जारी करता है अकाउंटिंग के लिए, एक स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट जारी करता है ऑडिटिंग के लिए। गाइडेंस नोट भी बेटा दो टाइप के होते हैं, एक गाइडेंस नोट होते हैं अकाउंटिंग के लिए और एक गाइडेंस नोट होते हैं ऑडिटिंग के लिए। अकाउंटिंग के लिए जो गाइडेंस नोट सॉरी स्टेटमेंट जारी करी हैं वो हमारे लिए जारी करी हैं या कंपनी के लिए, मैनेजमेंट के लिए जारी करी हैं? फटाफट बताओ। शाबाश। अकाउंटिंग का काम बेटा हमारा थोड़ी ना होता है। तो क्या अपने अकाउंटिंग करते टाइम उन लोगों ने स्टेटमेंट को फॉलो किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो उसका कंप्लायंस करवाना कैसे है और उसकी रिपोर्टिंग तुम्हें करनी है, ये तुम्हारा काम है। मतलब तुम्हें यहाँ कंप्लायंस चेक करनी है, कंप्लायंस चेक करनी है कि क्या मैनेजमेंट ने, क्या कंपनी ने वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट फॉलो की या नहीं की, वो चेक करके रिपोर्टिंग करना तुम्हारा काम। लेकिन अगर वही स्टेटमेंट बेटा ऑडिटिंग के लिए हो तो तुम्हें चेक करना है, फॉलो करना है। जो तुम्हारे लिए चीज है वो तुम्हें फॉलो करनी होती है। तुम्हें क्या करनी होती है? फॉलो करनी होती है। ऑडिटिंग के लिए वर्ड है फॉलो। जी सर। ऐसे ही अब इसमें कुछ नहीं बेटा, वो सेम अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए जो मैनेजमेंट को जारी किए गए थे और वो ऑप्शनल इन नेचर थे, तो आपको देखना उन्होंने फॉलो किया है नहीं किया, तो तुम्हें यहाँ भी चेक करना है। और ऑडिटिंग में ये ऑप्शनल होता है, तो यहाँ पे तुम फॉलो भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते। सर एक बात बताओ, करना है या नहीं करना, फिर इनको जारी क्यों किया जाता है? ये डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस पे। अगर सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे थे जहां गाइडेंस नोट को फॉलो करना जरूरी था, तो बेशक बेटा मे का वर्ड हो, बेशक मे का वर्ड हो, ये शेल का रूप ले लेगा, तो आपको फॉलो करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? और सरकमस्टांसेस कुछ आसान से कोई खास बात नहीं थी, तो फिर वो मे का है तो मे ही समझा जाएगा। क्या आपने पढ़ा है कहीं कि कई बार मे को शेल समझ लिया जाता है? ये आपने कहीं पढ़ा है? कहा? जनरल क्लॉज एक्ट में पढ़ा था कि भाई सरकमस्टांसेस को देखते हुए, इंटरप्रिटेशन में हमने बात करी थी, मे को शेल समझा जा सकता है। फटाफट पेपर में दो दो डिफरेंस आएंगे, बता दो कि स्टेटमेंट क्या होती हैं? बोलो बेटा। और गाइडेंस नोट क्या होते हैं? रिकमेंडेटरी नेचर। स्टेटमेंट दो चीजों के लिए होते हैं, अकाउंटिंग के लिए भी ऑडिटिंग के लिए। अकाउंटिंग के लिए हम कंप्लायंस चेक करते हैं और ऑडिटिंग के लिए हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग के लिए भी हम चेक करते हैं, ऑडिटिंग के लिए फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ हम फॉलो करेंगे नहीं करेंगे डिपेंड करता है किसके ऊपर? सरकमस्टांसेस के ऊपर। अगर सरकमस्टांसेस थोड़े से सेंसिटिव थे तो हमें शेल का रूप में, शेल को मे को शेल रीड करके चलना है, अदरवाइज फिर मे को मे ही रीड करके चलेंगे। ये स्टेटमेंट और कंप्लायंस का टॉपिक था गाइडेंस नोट का, ये हो गया आपका ओवर। अगर आप थके नहीं है तो क्या मैं IAASB और AASB के बारे में जिक्र और कर दूं या कल करवाऊं? फटाफट बोलो भाई। ऐसा ना हो कि दिमाग से एक चीज भी निकलनी नहीं चाहिए। सारे बच्चे बताएं सहमति, ऐसा ना हो कि एक के कहने से मामला खराब हो जाए। आज का सफिशिएंट है टॉपिक या और करवा दूं? लड़कियां फटाफट बताएं बेटे। एक ने बोल दिया, बाकी चार क्यों नहीं बोल रही? फटाफट बोलते जाओ सारे, अपने अपने माइक अनम्यूट करो और बोलो।
ठीक है, अब सुन लो, कल क्लास लेने से पहले, आज तो तुम्हारा रक्षाबंधन था इसलिए तुम हो गए माफ भाई, सेलिब्रेशन था घर में, तुमने एंजॉय किया होगा, राखियां वाखियां बांधी होंगी, 20 मसले। जितना पहला चैप्टर करवाया है ऑडिट का, जितना फर्स्ट चैप्टर कराया है, उसके सारे क्यू याद, ये नहीं समझने, याद, फर्स्ट चैप्टर के ऑडिटिंग के सारे क्वेश्चन याद, जितना अब तक ईआईस कराया है उसके सारे क्वेश्चन याद हो हो तो क्लास में ज्वाइन, नहीं हो तो भागो, ये लिख दिया मैंने, भागो। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे 13 पढ़ रहे हैं या 3 पढ़ रहे हैं, जिस दिन बोथ ग्रुप का रिजल्ट आएगा उस दिन 2 बच्चे ही काफी हैं मुझे, जो पॉजिटिव रिजल्ट ले आएंगे और एक साथ निकाल देंगे। तो ये बात माइंड में रखें और घुसा लें। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, मैं भूल जाता हूं डिस्कस करना, जो हमारा सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप था उसके लिए हम शाम को एक बार इवनिंग में मीट करेंगे बेटा, 4 बजे के आसपास, 4 बजे हम शाम को एक बार इवनिंग में मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीए इंटर की फर्स्ट ग्रुप की फीस का कुछ पार्ट लोगों का पेंडिंग है, मोस्टली बच्चों का तो क्लियर है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी का 5,000 रुपये रहता है, किसी का 6,000 रुपये रहता है, किसी का 9,000 रहता है। अनप्रोफेशनली मैं बार बार कॉल करूं और आपको बोलूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो आप अपने वो ड्यूज क्लियर कर दें, दूसरा सेकंड ग्रुप की 10,500 ऑडिट की फीस है, 10,500 आपकी ईआई सेशन की फीस है, दोनों सब्जेक्ट अगर करते हैं तो बेटा ये आपके 20,000 रुपये में होते हैं। जो जिसका फर्स्ट ग्रुप का अमाउंट क्लियर है, जिसका हाथ तंग नहीं है, वो 10,000 रुपये जमा करवाए। जिसका कोरोना काल में हैंड वीक चल रहा है तो बेटा वो सेकंड ग्रुप के मात्र 5,000 रुपये जरूर जमा करवाए। अब इसके लिए पर्टिकुलर आपको मेरे को बताना है सर हम कल या परसों में जमा करवा देंगे, ऐसा ना हो मैं आपके पास फोन करूं, आप मुझे फोन करें। अगर आप टाइम से सारा सिलेबस और पूरे शिद्दत के साथ चाहते हैं तो यू हैव टू पे फॉर देम। आपको सेकंड ग्रुप का मिनिमम 5,000 जमा कराना है, इसके साथ बेटा आपके फर्स्ट ग्रुप के ड्यूज क्लियर होने चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, घर में फाइनेंशियल ज्यादा ही दिक्कत है, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, सर मैं इस तरीके की कंडीशन में हूँ और मैं इस डेट पे आपकी पेमेंट कर दूंगा, मुझे इसमें कोई इश्यू नहीं बेटा, प्रॉब्लम सभी के घर में चलती है। तो आप मुझे क्लैरिफाई करें, पूछना मेरी जिम्मेवारी नहीं, बताना आपकी जिम्मेवारी। मैं ऑडिट की कम से कम 6-7 क्लास ले चुका हूँ, तो ये बात आप ध्यान रखें कि फर्स्ट के ड्यूज आप क्लियर करें और ऑडिट और ईआईस की आप 5,000 फीस जरूर जमा करा दें। बुक्स के जिस बच्चे को सेट मिल चुके हैं ओके, जिसको नहीं मिले हैं वो मुझे एक बार बता देता कि मैं 1 या 2 सेट और कॉपी करवा दूं, क्योंकि सारी पढ़ाई बुक से चलेगी, बिना बुक के प्रिपरेशन आगे नहीं हो सकती। क्योंकि हमारी क्लास में 14 के अराउंड बच्चे बैठते हैं और बुक के सेट बने थे 12, तो 2 बच्चे ऐसे हैं जिसने बुक नहीं ले रखी है, तो या तो मैं गणेश वाले को बोल दूं बेटा, या आप खुद फोटोकॉपी करा लेंगे, तो जैसा भी हो बता देना, ऐसा ना आप होमवर्क में पीछे रह जाए। कल फिर सेम स्केड्यूल चलेगा, 8 से 9 पहले ईआईसी होगा, 9 से 10 आपका फिर ऑडिट होगा। फिर बोल देता हूं अपना पूरा रिवाइज करके आए। कल दिव्या का फोन आया था, बोली सर मैं कंफ्यूज हूं। भाई अब आप लंबे टाइम तक कंफ्यूज अगर रहेंगे तो मैं रोज रोज आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, मर्जी तुम्हारी, दिल करे तो आप तैयारी करें, दिल करे तो आप तैयारी मत करें। मेरा सुझाव ये है कि इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, जितना बेस्ट हो उतना यूटिलाइज करना चाहिए। और 10 क्लास से तुम्हें अंदाजा आ गया होगा, 4-4, 5-5 क्लास तो मैंने ले ली लगभग, कि मुश्किल नहीं है अगर ऑडिट या इसको ध्यान से पढ़ते हैं और 40 मिनट्स 45 मिनट्स अगर रूटीन में रिवाइज करते हैं तो सर पता भी नहीं लगेगा कब फर्स्ट ग्रुप के साथ सेकंड ग्रुप का सिलेबस खत्म हो गया। और वो दिन दूर नहीं है जब हम बोथ ग्रुप एक साथ उसके लिए फाइट करेंगे, तो टाइम को खोइएगा मत। सेकंड ग्रुप के आपके 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उनकी तैयारी भी, उनकी कोचिंग जो भी आपकी है उसको भी जल्द से जल्द स्टार्ट करें, जैसे आपका सिलेबस ओवर हो जाता है। या आपके पास और कोई ऑप्शन है तो जहां भी जो भी ऑप्शन आपके पास, आप खुले हैं बेटा, इंडिपेंडेंट है, लेकिन अपनी तैयारी जरूर स्टार्ट करें। हाँ, अप्रोच अगर आपको ये लेके चलनी है, फर्स्ट के साथ मुझे पहले 2 लेने हैं, जब 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो 2 लूंगा, तो भी बेटर है। कोई बच्चा ज्यादा बर्डन लेना चाहता है तो वो इकट्ठे 4 भी चला सकता है, कोई बहुत कम बर्डन लेना चाहता है वो 1 भी ले सकता है, लेकिन तैयारी जरूर करें, खाली मत बैठें, सिर्फ फर्स्ट के भरोसे मत रहें। पेपर तो पोस्टपोन होंगे, लेकिन नवंबर में मान के चलें पेपर होंगे, तो नवंबर में हम फाइट कैसे करेंगे वो हमारा मसला है। इसलिए
अब डेली डेली कोई कंफ्यूजन है तो आज मेरे से आप शेयर कर लीजिएगा कि सर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मुझे किस पे जाना है। मैं 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको मेरे नहीं तुम्हारे फायदे की स्ट्रेटजी गाइड कर दूंगा। लेकिन रोज मेरे पास आप प्लीज ऐसा मत करना 1 महीने बाद कि फिर से सर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बेटा कंफ्यूजन माइंड को खत्म कर देता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या तो स्टेप लेना है या नहीं लेना है, और लेने में रिस्क लेने में आपकी बेहतरी है। तो आप टाइम टू टाइम अपना काम करते रहिएगा। मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, आप ऑडिट और इसको साथ के साथ रिवाइज कर लेना। कल स्टडी स्टार्ट करने से पहले 210 की पूरी कवरेज, 200 की पूरी कवरेज, नया लेटर जारी कब होता है, और अपनी जैसी डेफिनेशन थी इंडिपेंडेंस की, हर वर्ड बढ़िया बढ़िया तरीके से, कीवर्ड्स कम से कम जरूर आपको याद होने चाहिए। ये कलेजा हो और कर लो तो क्लास में आ जाना, नहीं तो 5 बच्चे होंगे तो भी बेटा मैं एग्री हूँ, मुझे तो वैसे ही क्लास पढ़ानी है, भाग जाना बाकी जो काम नहीं कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं कल, सॉरी आज शाम को 4 बजे फर्स्ट ग्रुप के टैक्सेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन कराऊंगा।